नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अरुणाचल प्रदेश से आई है बीजेपी के लिए बुरी खबर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पुरानी कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के बाद अरुणाचल दूसरा प्रदेश है जहां से केंद्र सरकार को ऐसी स्थिति का अब सामना करना पड़ रहा है। जी हां, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की स्थिति में क्या सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है? मोदी सरकार से ये सख्त सवाल आज हल्ला बोल। उत्तराखंड के बाद पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार इज्जत की ढलान से उतर गई है। महज 2 महीने में इस दोहरे संवैधानिक झटके ने केंद्र सरकार के चेहरे से रौनक छीन ली है और कांग्रेस को हंसने का भरपूर बहाना दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, ये तो हिस्टोरिक फैसला हुआ है और इसी से ये देश का जो संविधान है और देश का जो डेमोक्रेसी है वो रक्षा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है। यानी बीजेपी के सहयोग से बनी कलिखो पुल की सरकार को खत्म कर नबाम तुकी सरकार फिर से बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले विधानसभा को बुलाना असंवैधानिक करार दिया और ये भी कहा कि राज्यपाल को सरकार के एजेंट के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। फैसले के बाद कांग्रेस से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ ने सामने आकर केंद्र सरकार पर तंज कसे तो कुछ ने ट्वीट के तीर चलाए। निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट। और आज सिद्ध हो गया है, तय हो गया है कि हमारे न्यायपालिका ही संविधान की सुरक्षा कर सकती है। जो भी केंद्र के मंत्री इस निर्णय में शामिल थे वो अपनी सफाई दें और अपोलोजाइज भी करें। दिसंबर 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद 60 सीटों वाले अरुणाचल में कांग्रेस को 42 सीटों के साथ बहुमत मिला था। बीजेपी को 11 सीटें हासिल हुई थी। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 5 सीटें और 2 सीटें निर्दलीय को मिली थी। मगर दिसंबर 2015 के बाद बागियों ने खेल बिगाड़ दिया। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 22 विधायक हैं, 20 विधायक बागी होकर बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के पास 11, पीपीए के पास 5 और 2 सीट निर्दलीय के पास है। ऐसे में कांग्रेस के पास बहुमत साबित करना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने मांग की है कि पहले से छुट्टी पर चल रहे राज्यपाल को हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगी है, जबकि बीजेपी ने इसे अरुणाचल कांग्रेस की भीतरी असंतोष का नतीजा करार दिया है। अहमद अजीम के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। संदेश है, क्या सबक है, क्या सीख है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, आरपीएन सिंह साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री, केसी त्यागी जी, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के, राज्यसभा सांसद भी हैं, वेद मारवा जी, पूर्व गवर्नर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, केसी मित्तल जी जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सभी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं और पहला सवाल आपसे यही है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इतना बता दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अगर आपको पूरा करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही करना पड़ेगा। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है अंजना जी, और कांग्रेस को इसको समझना चाहिए। और कांग्रेस के घर का जो झगड़ा था, अंदरूनी कलह थी, सिर्फ फुटबॉल था, क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, नेतृत्व का क्राइसिस है। इसलिए अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी, हम तो वहां सत्ता में थे नहीं। इन्हीं के वहां विधायक थे, 47 इनके एमएलए थे, 18 एमएलए ने इनकी कांग्रेस को छोड़ा, वो दूसरा वहां दल बना और उसने वहां सरकार बनाई और वहां फिर अब सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत से। तो कांग्रेस की दिक्कत यह है, सुन लीजिए, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि दादागिरी से जहां भ्रष्टाचार था इनके मुख्यमंत्री जी के ऊपर, नवाब तुकी के साथ, तो इनके ही लोगों ने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को छोड़ा और इसलिए वहां क्राइसिस पैदा हुआ। और इनकी आदत है कि बिना
बिना समर्थन के, बिना अल्पमत की सरकार को ये चलाना चाहते थे और इसलिए वहां ये क्राइसिस पैदा हुआ। तो इसकी अगर जड़ में, समस्या की जड़ में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है और अपनी समस्या के लिए, अपने सिरपुटब्बल के लिए वो बीजेपी पर दोषारोपण कर रही है। नहीं, मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत है। आज तो कोर्ट का फैसला है ना सर, ये फैसला आपने पढ़ा है। इस फैसले में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पॉलिटिकल सर्कस बना दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में, यह कहा है कोर्ट ने। आज तो भूल जाइए कांग्रेस पार्टी को। आज ये आपको समझना होगा कि क्या उत्तराखंड के बाद अब दूसरी गलती का एहसास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो अलग बात है। आपने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, यह कहना है कोर्ट का। अंजना जी, मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोर्ट के फैसले से ये जरूर अब स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी बन रहा है कि कोर्ट का फैसला जो आया है, अभी तो उसकी स्टडी कर रहे हैं, अभी तो उसमें पता ही नहीं लग रहा है कि कोर्ट कहना क्या चाह रहा है। अल्टीमेटली उसकी स्टडी होगी और हमारी तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से बयान भी आएगा। लेकिन अभी कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, इनिशियली अगर उस पर देखा जाए तो कोर्ट ये कह रहा है कि जिसके पास बहुमत नहीं है उसको सत्ता दे दो और जिसके पास बहुमत है उसको सत्ता से बेदखल कर दो। लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है और संख्या बल अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनके साथ है। नवाब कुटी के साथ संख्या बल नहीं है, तुकी के साथ। तो मुझे लगता है कि ये भी एक आरपीएन सिंह साहब, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। आरपीएन सिंह साहब, तो तुरंत इसके बाद त्यागी जी आपके पास आ रही हो। आरपीएन सिंह साहब, आंकड़ा नहीं है कह रहे वो। अंजना जी, नहीं अंजना जी, यही चीज उन्होंने उत्तराखंड में कही थी। इनके पास संख्या नहीं। जब बहुमत कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दी तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं सिर्फ श्रीकांत शर्मा जी से यह कहना चाहूंगा, गलती मानने में कोई खराबी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी इनको प्रजातंत्र का पाठ नहीं पढ़ा रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 महीने में प्रजातंत्र के बारे में 2 महीनों में उत्तराखंड को और अरुणाचल प्रदेश का पाठ पढ़ाया है, परंतु ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। यही हम देश को बताना चाह रहे थे और आज सिद्ध हो रहा है। जिस तरह का बयान श्रीकांत शर्मा जी ने दिया है कि हमने तो कोर्ट किस तरह का आदेश करता है, जो बहुमत में नहीं है उसको बाहर कर देता है। उत्तराखंड में भी तो यही हुआ था। जब बहुमत सिद्ध कर दी वहां तो हमारी ही बहुमत निकली ना। बड़े अफसोस की बात है, आज जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये सुनहरे शब्दों में इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये देश के संविधान जो सबसे ऊपर है उस पर जिस तरह का खिलवाड़ ये सरकार कर रही है और आज भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे इसमें और जोड़ने की क्या जरूरत है। पूरा देश देख रहा है। उत्तराखंड से नहीं सीखे, अरुणाचल प्रदेश से नहीं सीखे और आज भी सीना जोड़ी कर रहे हैं। अफसोस की बात है। और केसी त्यागी जी बोल रहे सर, उसके बाद से श्रीकांत जी आप सबका एक साथ जवाब दीजिएगा। केसी त्यागी जी। देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है जो मेरे मित्र श्रीकांत शर्मा बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत में तो हम भी इनके साथ थे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र मुक्त भारत बनेगा उसमें हम इनके साथ नहीं हैं। दोनों गवर्नर्स का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोई नहीं कहता। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आदेश है। अब इसमें जो जो अनियमितताएं हुई है, अंजना जरा उनको गौर कर लीजिए। क्या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बगैर नरेंद्र मोदी जी से पूछे लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो फिर वहां क्यों बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति महोदय जो केंद्र सरकार की सिफारिश पे जो संसद का सत्र बुलाया जाएगा उसको प्रीपोन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। क्या लोकसभा की अध्यक्षा या राज्यसभा के अध्यक्ष महोदय क्या बगैर संसदीय कार्य मंत्री से या मुख्यमंत्री से पूछे बगैर सदन के अंदर की जो बहस होगी उसका एजेंडा तय कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। क्या संसद के अलावा अशोका होटल के बार रूम में या ओबेराय के या क्लैरिस के बार रूम में कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, विधायकों की मीटिंग हो सकती है कि नहीं? नहीं। तो ये सारी चीजें जिस तरह से हुई हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि अतीत में इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी के शासन काल में भी होते रहे। जो लंबी बहस का हिस्सा बनेगा, कैसे कल्याण सिंह जी को हटाया, कैसे नीतीश कुमार को हटाया, चूंकि आपकी जानकारी में सरदार बूटा सिंह थे और उमेश भंडारी थे। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नर के पद की भी समीक्षा हो और
ये कहा था शीतलवाद जी ने, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन थे, कि पॉलिटिकल लोगों को मत बनाइए गवर्नर। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि पॉलिटिकल लोगों को गवर्नर नहीं बनाइए। अब तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, चुनाव हार जाते थे, वो भी गवर्नर बनते थे, और संघ की शाखाओं में जो अटेंड करके आ रहे हैं वो असंवैधानिक भाषाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य भी कर रहे हैं। वो भी तो पूरा सिस्टम जो है दोबारा बहस के लिए होना चाहिए। हाँ। और मतलब गवर्नर के पद की भूमिका पर भी बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो तब भी होती थी, आज एक बार फिर से नई सरकार के साथ हो रही है। मैं एक बार वेद मारवा जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज गवर्नर की भूमिका को लेकर बहुत सख्त टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट की तरफ से, और इस बार का फैसला इससे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ साफ कह दिया है कि आप नई पुरानी सरकार को बहाल करो फौरन। क्या वाकई कठपुतली बनकर रह जाता है राज्यपाल, क्योंकि उसकी नियुक्ति वो सरकार करती है? देखिए, ये राज्यपाल और राज्यपाल के ऊपर मुनहसर है कि वो अपना कार्य किस प्रकार से निभाता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल कठपुतली बन जाए और एक चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को अस्थिर करने में कदम उठाए। और जो अरुणाचल में हुआ है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उससे से साफ जाहिर है कि गवर्नर का रोल बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत था। हाँ। क्योंकि उनको कोई पावर नहीं थी कि उसको प्रीपोन करने की, जिस प्रकार से उन्होंने किया उसको। ये और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं और प्रेसिडेंट्स भी हैं। लेकिन जैसे अभी किसी एक पैनलिस्ट ने कहा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक पार्टी का किस्सा नहीं है, ये सब पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो 356 आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करने में अपना पॉलिटिकल स्वार्थ को देखती। और आर्टिकल 356 पर जब संविधान बनते वक्त बहस हो रही थी तो बी आर अंबेडकर साहब ने खुद कहा था कि इसे एक डेड लेटर माना जाए इस आर्टिकल को। बहुत मुश्किल परिस्थितियां हो तो कोशिश हो कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, पहले एक फरमान दिया जाए, ये कोशिश की जाए, नहीं हो चुनाव की भी प्रक्रिया सामने रखी जाए और अंतिम विकल्प के रूप में इस धारा को लाया जाए। लेकिन जिस तरह से इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मित्तल साहब चूंकि आप कोर्ट में रहे इस पूरे मामले में, कौन सी वो एक दलील थी जो आपके पक्ष में गई, एक बड़ी दलील बताइए। मैं अगर आप जजमेंट को देखें तो इसमें बहुत सी चीज़ें, इतनी अहम जजमेंट है ये, जो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच में किस तरीके से काम होना चाहिए संविधान के हिसाब से, ये बहुत ही खुले शब्दों में एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने दिया है, और ये मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है और ये सारे स्टेट्स में लागू होगा। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि इंटर पार्टी आपस में पार्टी के अंतःकलह की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बहुत गहराई पे एक एक चीज़ को देखा है कि किस तरीके से गवर्नर वो अंतर्कलह में पार्टी बन रहे थे, तो और उस पर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में बहुत खास तौर से ये बात कही गई है कि गवर्नर जो एक्ट करेगा वो एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आएगी उसके आधार पे करेगा। गवर्नर को अपनी इंडिपेंडेंट कोई पावर नहीं है। वो जो और यही हुआ इस केस में। पहले 14 जनवरी 2016 के लिए, ठीक है, वो चेन ऑफ इवेंट्स हम बता रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, अब सभी की बातों का जवाब दीजिए एक एक करके। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र जो है कांग्रेस के, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने धारा 356 का इस देश के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा अधिक बार इसका दुरुपयोग किया, और अलोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी जो चैंपियन रही है देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो हमें लोकतंत्र पर सीख ना दें, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल के अंदर 11 विधायकों वाली पार्टी है। 47 एमएलए कांग्रेस के पास थे। कांग्रेस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, केंद्र से लेकर राज्यों तक भ्रष्टाचार चरम पर है। राहुल गांधी भ्रष्टाचार पर चुप रहते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अरुणाचल की जो कांग्रेस है उसमें विद्रोह हुआ। 18 विधायकों ने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे मिस्टर तुकी, उनके खिलाफ विद्रोह किया और वो पार्टी से अलग हुए। तो ये झगड़ा कांग्रेस का था, और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस अहंकार के साथ बिना बहुमत के सरकार चलाना चाहती थी। 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, आप सत्र नहीं बुला रहे थे, और आप लगातार गवर्नर का आप विरोध कर रहे थे।
तो सत्र नहीं बुलाना क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं था। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं अंजना जी, लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज कोर्ट का जो फैसला है बड़ा विचित्र फैसला है कि जिसके पास संख्या बल नहीं है उसको कह रहे हैं कि आप सरकार बना लो, और जो संख्या बल आपको दिख रहा है 7 महीने से जो व्यक्ति सरकार चला रहा है उसको कह रहे हैं कि आप विपक्ष में बैठ जाओ। तो ये फैसला फैसला फ्लोर पर होगा। आप पहले से ही ठीक है, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते सुप्रीम कोर्ट पर। और देखिए दो चीजें अलग अलग हैं, दो चीजें अलग हैं। एक बार सुन लीजिए, नहीं अंजना जी, किस तरह प्रजातंत्र पे प्रहार किया जाएगा, आपके पक्ष में सीखेंगे 4 नहीं, लोग बैठे हैं। तथ्यों पे नहीं जाएंगे, तथ्यों पे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में किसने बहुमत सिद्ध की थी, किसकी सरकार उत्तराखंड में चल रही है? मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी को घोड़ों पे ज्यादा ध्यान रहता है। शक्तिमान की हत्या उन्होंने की उत्तराखंड में, और जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में की, और एक मीटिंग सांसदों की, विधायकों की मीटिंग उत्तराखंड को लूट रहा है। सत्र कहाँ बुलाया जाता है? हाउस में नहीं बुलाया जाता है। सत्र कहाँ बुलाया जाता है? होटल के अंदर। आपने कभी सुना है, कभी आपने सुना है जना जी कि एक सत्र विधायकों का होटल में पास रेजोल्यूशन पास होता है? क्या पार्लियामेंट की किसी होटल में, आपके स्टूडियो में, किसी के घर में, क्या सांसदों की? अरुणाचल पर सुप्रीम झटका है, जिस पर हमने आपके भी सवाल मांगे थे। हल्ला बोल हैशटैग के साथ @आजतक पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वो सवाल यहां पर आते हैं और एक सवाल इनमें से हम उठाते हैं, कम से कम लोग इन मुद्दों से जुड़ सके। मोहित ग्रोवर का ये सवाल है और उनका कहना है, क्या विकास का एजेंडा तभी सफल होगा जब सरकार में, केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो? क्या सहयोग करके कुछ काम नहीं हो सकता है? श्रीकांत शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। और साथ ही ये बताइए कि ये जो बार बार आंकड़े की बात आप लोग कर रहे हैं, ये तो बात की बात है, संविधान बड़ा होगा या कि संविधान भी एक पार्टी विशेष के मुट्ठी में रहेगा? जो भी अंजना जी, यहाँ सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं, मैं भी संविधान की बात कर रहा हूँ। और जो कालिखो पुल है वो भी संविधान की ही द्वारा चुने गए वहाँ, तो उन्होंने बहुमत वहाँ प्राप्त किया। अरुणाचल में कालिखो पुल जो है, उनको कोई जबरदस्ती ना, वहाँ किसी बिना बहुमत के वो सरकार नहीं चला रहे हैं। ठीक है, और हम संविधान की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक इसका जवाब लेते हैं, शर्मा जी होटल में प्राप्त की ना उन्होंने, होटल। अरे सुन लो भाई आरपीएन साहब, आपके समर्थन में 4 लोग हैं, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। दूसरा, अंजना जी, आप फैसले की बात कर रही हैं, तो कोर्ट के फैसले अलग अलग तरीके से भी आए हैं। कर्नाटक के अंदर 10/11 में फैसला आया था, जहां बीजेपी के बागी विधायकों को वोट नहीं डालने दिया गया। वही फैसला फिर यहां उत्तराखंड में आया, जहां कांग्रेस के बागी विधायकों को वोट नहीं डालने दिया, कर्नाटक में बीजेपी के बागी विधायकों को वोट डालने दिया। तो ये फैसला है। और अभी आप देखिए, कोर्ट के फैसला आया उत्तराखंड को लेकर कि भाई जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। भाई वही अरुणाचल के अंदर फैसला आया कि भाई, लेकिन यहाँ तो सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीधे सरकार सौंपो पिछले जो सत्ता में थे उनको, जल्दी से केसी त्याग कीजिए। ठीक है, बड़ा सवाल यही है। हाँ, केसी त्याग कीजिए। एक तो मैं श्रीकांत शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको कांग्रेस की कमियों में ना देख करके जो संवैधानिक खामियां हैं उसमें देखिए। आज जम्मू कश्मीर पूरा जल रहा है, लेकिन हमने, कांग्रेस पार्टी ने, वामपंथियों ने, किसी ने न मुफ्ती मोहम्मद सईद का इस्तीफा, उनकी बिटिया का इस्तीफा मांगा है, महबूबा का, न निर्मल सिंह का मांगा। आपकी जानकारी लिए कोई जिला नहीं है वैली का जिसमें आग ना लगी हुई और कर्फ्यू ना लगा हुआ। कोई भी मंत्री वहां घुस नहीं सकता है, लेकिन वो बॉर्डर राज्य है, इसलिए पूरे देश की संयुक्त जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ मजबूती के साथ बना रहे। मरवा साहब हैं, इनको संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं, ये पूर्वांचल के गवर्नर रहे हैं। अरुणाचल की पूरी सीमा चीन के साथ लगती है। कांग्रेस पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, देश यही रहेगा। आप मान्यता घटाते बढ़ाते रहिए। जनरल जे सिंह जी वहां पर रहे हैं, वहां पर निर्भय शर्मा जी रहे हैं, वहां पे वेद वर्मा जी रहे। इन लोगों को वहां इसलिए भेजा जाता है कि वहां संवैधानिक मर्यादा भी सलामत रहेंगी और बॉर्डर की रखवाली भी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए अरुणाचल में 12-14 जनजातियां हैं, उनके आपस में संघर्ष चलते रहते हैं। तो वहां केंद्र सरकार के द्वारा चाहे किसी की भी हो, और आप मुझको इस तरह से मत कहिए, माफ करना है हमारा। सर वक्त की कमी है, मुझे एक ब्रेक के लिए और रुकना पड़ेगा। श्रीकांत जी, आप भी हाथ उठा रहे थे। वेद मारवा जी, आपके पास भी मैं आऊंगी कि ऐसे राज्यों में जो सीमा पर हैं, जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं, वहां पर इस तरह की परिस्थिति देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए। और हल्ला बोल में सवाल यही है कि अरुणाचल पर क्या ये मोदी सरकार को सुप्रीम झटका है? आइए आपको दिखा देते हैं आंकड़ों के मुताबिक, जिन आंकड़ों का जिक्र श्रीकांत शर्मा जी
बार बार कह रहे हैं। 2014 के चुनाव के बाद 42 कांग्रेस पार्टी को गई थी, 11 बीजेपी को, 5 पीपीए को और निर्दलीय को 2। अब आज की जो स्थिति है जिसमें कहा जा रहा है कि बागी विधायक 20 हैं, तो कांग्रेस के रह जाते हैं 22, इधर 11, 5 पीपीए के और निर्दलीय 2। तो क्या ये 20 बागी वोट डाल पाएंगे? पहले फ्लोर टेस्ट होगा, तो अभी तक अगर कोई कदम नहीं उठाया है तो क्या ये सब वोट डालेंगे? ये फ्लोर टेस्ट खैर सरकार के वापस स्थापित हो जाने के बाद होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आरपीएन सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आरपीएन सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह माफी मांगे। क्या आपने कल्याण सिंह सरकार या फिर नीतीश सरकार जब इन सबको बर्खास्त करवाया था कुछ इसी अंदाज में, तो आपने माफी मांगी थी? क्या कांग्रेस पार्टी को यह नैतिक अधिकार है कि वो इस सवाल पर जवाब मांगे बीजेपी से? देखिए, कल्याण सिंह की जो सरकार हमने 356 का जब लगा था, उस पर क्या हालात अयोध्या में थे आपको भी याद होगा, और देश को कितना बड़ा झटका लगा था ये अंजना जी आपको भी याद तब का नहीं है। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता था श्रीकांत शर्मा जी से, बहुत निम्न निवेदन करना चाहता था। मैं निम्न निवेदन करना चाहता था, भले उन्होंने कांग्रेस के सरकारों को उत्तरांचल में और अरुणाचल में गिराने की बात करी है, मैं कांग्रेस और बीजेपी बात नहीं है जैसे त्यागी जी कह रहे हैं। इस सरकार को सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशन का सुरक्षा करने की शपथ ली है, परंतु ये जिनको 2 सबक अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड से मिले हैं, पर श्रीकांत शर्मा जी आज भी बताते हैं इनके पास आंकड़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का हम पढ़ रहे। मैं चाहता हूं देश से माफी मांगे और स्पष्ट रूप से ये कहें कि संविधान से खिलवाड़ करना हम बंद करेंगे। संविधान की सुरक्षा करने के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगाएगी और जो भी संविधान को तोड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब से बदल रहा है देश, क्या यही बदल रहा है देश? कांग्रेस, क्या यही अच्छे दिन इस देश के लिए आएंगे? मैं बड़े स्पष्ट रूप से और निम्न निवेदन करना चाहता हूं श्रीकांत शर्मा जी से। अब सुन लीजिए, निवेदन हो गया सर आपका। वादे किए इस देश के सामने, निवेदन हो गया सर, निवेदन हो गया। स्पष्ट रूप से कम अपनी गलती मानने के लिए भी वो तैयार नहीं है। और जिस तरह का खिलवाड़ अरुणाचल प्रदेश में की सिद्ध होटल में, आज तक इतिहास में इस देश में कभी भी सांसदों को, विधायकों को किसी होटल में बुलाकर रेजोल्यूशन पास करने का अपना भाषण जारी रखिए, इस देश में कभी ना किसी ने देखा है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा खिलवाड़ फिर देश में कभी न हो। जो ये इतिहास, जो ये जजमेंट आया है अंजना जी, आज तक इस तरह का जजमेंट पूरे देश में नहीं आया है। ये बोमाए जजमेंट को भी पीछे छोड़ जाता है। और जिस तरह का पॉलिटिकल सर्कस अरुणाचल प्रदेश में पूरे देश ने देखा कि होटलों के अंदर, इसके अंदर स्पीकर को बदल देते हैं, गवर्नर अपने मन से लिख देते हैं, इस तरह का पॉलिटिकल सर्कस पूरे इतिहास में आज तक श्रीकांत शर्मा जी नहीं हुआ है। मेरा आपसे फिर से निम्न निवेदन है, नम्र निवेदन को सुरक्षा करने के लिए आपको सरकार बनाया गया है। अंजना जी, अंजना जी, नम्र निवेदन। हाँ, अलोकतांत्रिक कांग्रेस से नैतिकता की बात करना ही मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। कल्याण सिंह जी की इन्होंने बात की, आप मुझे बताइए कि कल्याण सिंह जी का तो आपने उदाहरण दिया, लेकिन उसके साथ बाकी 4 राज्यों में आपने सरकार को गिराने का काम किया था, उस पर कांग्रेस के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। और 100 से ज्यादा बार आपके शासनकाल में, 68 साल में कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाया, उसका भी जवाब नहीं है। आज बात बहुत सिंपल तरीके से हो रही है। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि ये फैसला पहली बार आया है। मैं भी मानता हूं पहली बार आया है। कितने खिलाफ आपको रोका नहीं, आपके साहब आपको रोका नहीं बीच में। अगर हमने गलत 356 लगाया तो बताइए ना। आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप किसी को बीच में इंटरप्ट करें। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। माफी मांगता हूं। देखिए अंजना जी, पहली बार ये कह रहे हैं कि शर्मा जी मैं क्षमा मार रहा हूं, आप बोले, फिर आप बीच में टोक रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि फैसला पहली बार आया। पहला फैसला पहली बार ही आया है कि टेक्निकल प्ली के कारण आप जिसने सत्ता हासिल की है, जिसके पास बहुमत है, उसको कह रहा है कोर्ट का फैसला कि आप विपक्ष में बैठो। और जो अकेला जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहा है, जिसके पास बहुमत नहीं है, उसको कह रहे हैं कि आप सरकार में बैठो। तो ये हास्यास्पद तो है ही है। ये बड़ा विचित्र फैसला है, इसीलिए इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अल्टीमेटली अध्ययन करेंगे। और अंजना जी, कोर्ट का फैसला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन कोर्ट का फैसला आप उत्तराखंड में देखिए। उत्तराखंड में ये फैसला है तो भाई छोड़ो, अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप फ्लोर पर टेस्ट करो। ये फैसला ऐसा तो नहीं है
वही फैसला 2010 और 11 में कर्नाटक में भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां बीजेपी के जो बागी विधायक थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया था, लेकिन उत्तराखंड में जो कांग्रेस के बागी थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। तो हमारा यह मानना है कि कांग्रेस अपने घर को ठीक करे, अपनी अंतर्कलह को ठीक करे। 11 विधायकों वाली पार्टी नम्र होकर एक सवाल मैं भी कर लूं सर बीच में, ये यूपीए की गलतियां आप क्यों दोहराना चाहते हैं? अंजना जी, मैं भी बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि हम कोई गलती नहीं कर रहे। ये देश संविधान से चलता है, और वहां जो तुकी की सरकार थी अरुणाचल में 18 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया, क्योंकि तुकी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। 18 विधायकों के कांग्रेस से अलग होने के कारण सरकार अल्पमत में थी, और 6 महीने के अंदर जो अल्पमत की सरकार थी उसको सत्र बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए संवैधानिक संकट पड़ा हुआ। और उसके लिए भाजपा पर दोषारोपण करना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बचकाना हरकत है कांग्रेस की। इस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए। चलिए माफी के इस खेल में बड़ी तस्वीर पर पहुंचते हैं। त्यागी जी, देखिए सबक नहीं सीख रहे अंजना जी, क्या करूं मैं, क्या करूं, सबक नहीं सीखेंगे। त्यागी जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ये इसको कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि अब अगर एक सेकेंड सर, अगर जो गवर्नर का पद है उसका चरित्र कुछ ऐसा बन जाए कि वो सत्ता के हाथ में रहे, उस पद का चरित्र ऐसा बन जाए कि वो सत्ता के हाथ में इतना नहीं, तो कांग्रेस या बीजेपी? इतना ही नहीं, हाँ इतना नहीं अंजना जी। जो बुनियादी सवाल है जो मेरे मित्र श्रीकांत शर्मा जी ने मैंने शुरू में उठाया था, और उस सवाल का सही जवाब देना चाहिए इनको। चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से इनकी भी सरकार जनता ने चुनी है, क्या गवर्नर विधानसभा के अध्यक्ष के पद के द्वारा जो तय की गई नीतियां हैं वो उनको संचालित कर सकते हैं? क्या गवर्नर ये तय कर सकता है कि विधानसभा का एजेंडा क्या होगा? नहीं। क्या गवर्नर ये तय कर सकता है कि ठीक है मैं प्रीपोन कर रहा हूं? अगर मैंने फिर शुरू में जवाब किया था, कल को माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का सत्र 18 तारीख का बुला लिया गया है। मैं बहुत प्रेम सवाल कर रहा हूं श्रीकांत जी, क्या प्रणब मुखर्जी साहब ये काम कर सकते हैं कि नहीं? 16 को नहीं, मैं 15 को चाहता हूं, नहीं कर सकते। इसलिए मानिए आप, ये गवर्नर जो है उसने गलती की है, और ये गवर्नर कांग्रेस के टाइम से आप गलत बहस कर रहे हो। मैं इनको जवाब दूंगा। ये आसाम सरकार का चीफ सेक्रेटरी था, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो उसको? ये कोई कांग्रेस, ये कोई आरएसएस का वर्कर नहीं है। आप केसरीनाथ त्रिपाठी को डिफेंड कीजिए, कल्याण सिंह जी को कीजिए, इस आदमी को क्यों करना चाहते हैं आप गलत बहस कर रहे हो। शर्मा जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मानव जी आपके पास पहला एजेंडा अंजना जी, त्यागी साहब हो गया आपका। बस त्यागी साहब, मैं अंजना जी आपसे ही बात करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक बहुमत वाली सरकार आपकी सरकार चल रही थी अरुणाचल में, नवाब तुकी के भ्रष्टाचार को लेकर 18 विधायक सरकार से अलग होते हैं और गवर्नर के पास जाते हैं कि भाई ये सरकार अल्पमत में है और आपको सत्र बुलाना चाहिए। तो जो 18 एमएलए सरकार से अलग हुए हैं वो भी कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके कहने पर क्या गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सरकार को कहे कि आप अपना बहुमत हासिल करिए? इसमें कहां संवैधानिक है? दूसरा, मैं ये विनम्रता से कहना चाहता हूं त्यागी जी, आप दोनों के नैतिकता की बात करते हैं, दोनों ने हाथ उठा लिया श्रीकांत जी आपकी बात पर। हाँ ठीक है, देखिए जहां आप सरकार चला रहे हैं ना त्यागी साहब, जहां सरकार चला रहे हैं वो चारा घोटाले का मुख्य आरोपी है, और चुनाव आयोग ने उनको चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, और आप यहां संविधान का पाठ हमको मत पढ़ाइए। हमें संविधान की थोड़ी बहुत योग्यता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस अहंकार और दादागिरी से बिना बहुमत के सरकार चलाना चाहती है, और ऐसा इस देश में नहीं होगा। आपने तो त्यागी जी की कमजोर नब्ज पे उंगली रख दिया। नहीं, त्यागी जी भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। अरे आत्मचिंतन तो कर लो, किस व्यक्ति के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो? सिंह साहब जल्दी से जवाब, फिर वेद मारवा जी के पास और मित्तल जी के पास जाओ। आपको सब अधिकार थे इस तरह से बोलने के। बिहार का दर्द गया नहीं है, बिहार का दर्द गया नहीं है। अरे आप तो पिछलग्गू हो, आपको लालू की लालटेन और लाठी लेके का रास्ता ढूंढ रहे हो। कई बार भ्रष्टाचार भ्रष्ट मुख्यमंत्री शर्मा जी, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अब मैं नहीं बोल रहा। ठीक है सिंह साहब वापस मुद्दे पर आते हुए की बात करी श्रीकांत शर्मा जी ने, अंजना जी जी भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की। नवीन टक्कू इतना भ्रष्ट था
अरे तो जरा व्यापम कहाँ हमने किया मध्य प्रदेश में? अब घोटाला जो चीनी चावल का घोटाला 16,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, इनके खिलाफ भी राष्ट्रपति शासन लगा के भ्रष्टाचार की वजह से इन सरकारों को गिरा देते। तब हम कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। बड़े 6 बार श्रीकांत शर्मा जी भ्रष्ट हमारे जो मुख्यमंत्री थे अरुणाचल प्रदेश के, आपके जो भ्रष्टम मुख्यमंत्री हैं इस देश पर, उस पर भी कभी आपने सोचा कि उसके खिलाफ भी हमको एक्शन लेके वहां 356 लगा देना चाहिए? श्रीकांत जी, एक लाइन में जवाब देना होगा। मैं मारवा जी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहती हूँ, जल्दी से। अंजना जी, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। हम कांग्रेस, हमारे मित्र कांग्रेस के अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वहां पर तो इस तरह से हस्तक्षेप नहीं होता है गवर्नर का। मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं। हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड है कि नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में श्रीमान राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आप मुझे बताइए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सीडी कांड सामने आया कि नहीं आया? किस तरीके से 5 करोड़ की रिश्वत दे रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए? मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं, पॉलिटिकल बातें कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। पॉलिटिकल बहस सिर्फ ना रह जाए वेद मारवा जी, सिर्फ पॉलिटिकल तू मैं ना रह जाए। एक सेकंड सर, वेद मारवा जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये अब इसके बाद क्या होगा? क्योंकि एक बार जरा वो पाई चार्ट अपने दर्शकों को दिखाएं और आपको भी। ये जो 20 बागी विधायक हैं, अब अगर वो सरकार स्थापित हो जाती है, फ्लोर टेस्ट तो होगा जाहिर तौर पर, क्या होगा? क्या ये सभी लोग वोट करेंगे या उन बागी विधायकों पर अलग से वोटिंग होगी या उनको रिस्ट्रेन किया जाएगा? कैसे होगा, प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, रोल स्पीकर का है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है जी सर, इन लोगों ने, ये जो मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने लीडरशिप के खिलाफ एक प्रकार से प्रश्न उठाया। तो ये जो बागी विधायक हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। अच्छा। जब तक कि वो ऐसा एक्शन न लें जो विधान के पार्टी के विप के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के विप के खिलाफ अगर वो कोई हरकत करते हैं तभी उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी यथास्थिति जो है उसमें वो वोट कर सकते हैं और अगर नहीं करते हैं तब भी दूसरी तरफ, लेकिन अगर वो वोट कर सकते हैं और बीजेपी के पक्ष में कर दिया तब तो मुश्किल हो जाएगी तुकी सरकार के लिए। अब ये तो डिपेंड करेगा, ये तो अब आंकड़े बताएंगे, क्योंकि तो फ्लोर टेस्ट में सुप्रीम की जजमेंट्स बिल्कुल साफ हैं कि ये, और जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, ये एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये बल्कि सब पार्टियों के खिलाफ है जो इस प्रकार से 356 का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अब फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में स्पीकर फाइनल है जो उसको कन्वीन करेगा उसके लिए। तो उस पर डिपेंड करेगा। फ्लोर टेस्ट में ही अंतिम रूप से ये स्थापित हो पाएगा कि किसकी सरकार, किसकी सत्ता रह पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन धारा 356 के साथ खिलवाड़ संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये सवाल जस का तस बना रहेगा।